गुड मॉर्निंग साथियों, पॉलिटी विजन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में देखें तो प्रधानमंत्री की योग्यताओं के बारे में हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री की कोई पर्टिकुलर योग्यताएं दी हुई हो। जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं दी हुई है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए हैं, यानी सभी पदों के लिए योग्यताएं हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री के लिए उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद पे चुनाव होता है एक सांसद के रूप में, जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और अगर राज्यसभा से है तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इतना सा लिखा हुआ है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो जिन आर्टिकल्स का उल्लेख किया गया है संविधान में प्रधानमंत्री को लेकर, उन आर्टिकल्स के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के परामर्श एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। परामर्श एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 74 में। यानी राष्ट्रपति जितने भी कार्य करते हैं, कुछ कार्यों को छोड़कर सारे कार्य मंत्री परिषद और मंत्री परिषद के परामर्श से करते हैं। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। फिर है दूसरा आर्टिकल अपने 75 में उल्लेख किया गया है कि मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा प्रधानमंत्री, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं, निर्वाचित भी नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेंगे। कुछ परिस्थितियां होती है जहां राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हैं। अगर लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जितना बहुमत होना चाहिए 272 सीट मिलनी चाहिए, ये बहुमत का आंकड़ा है, ये नहीं मिला है, तो यहाँ राष्ट्रपति जो सबसे ज्यादा सीटें जीतकर जो दल आया है उसके नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो इस जगह अपना स्वविवेक प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा है, अगर लोकसभा भंग हो गई है, आपातकाल के समय लोकसभा को भंग कर दिया गया है, तो इस समय जो सबसे ज्यादा सीटें जीता हुआ दल है उसके नेता को ये कार्य के रूप में इनवाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। आर्टिकल 77 में उल्लेख किया गया है कार्यों का आवंटन। प्रधानमंत्री के द्वारा कार्यों का आवंटन किया जाता है। राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं वो सारे काम मंत्री परिषद के परामर्श से करते हैं, और मंत्रियों के बीच में जो कार्यों का बंटवारा किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है।
वास्तविक रूप में अगर देखें तो सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हैं। राष्ट्रपति के पास केवल नाम मात्र की शक्तियां होती हैं और जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं राष्ट्रपति के नाम से जो नियुक्तियां की जाती है उनमें भी परामर्श प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया जाता है। तो 77 में उल्लेख किया गया है कि कार्यों के आवंटन से संबंधित जो भी कार्य किया जाता है वो सारे कार्य प्रधानमंत्री करते हैं। फिर है अनुच्छेद 78। 78 में किया गया उल्लेख जो भी दायित्व है, कर्तव्यों, जितने भी दायित्व होते हैं प्रशासन संबंधी, मान लो विधायी संबंधी, राष्ट्रपति को अधिकार है कि इस आर्टिकल के तहत दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से प्रशासन संबंधी जानकारी मांग सकते हैं, विधायी यानी कानून संबंधी जानकारियां मांग सकते हैं। ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को आर्टिकल 78 के तहत। 74 हो गया, 75 हो गया, 77 हो गया, 78 हो गया। एक मिस हो रहा है, आर्टिकल 76। 76 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में नहीं दिया हुआ है, इसमें देश के महान्यायवादी के बारे में दिया हुआ है। तो अगर प्रधानमंत्री के बारे में पूछते हैं तो आर्टिकल 4 आर्टिकल हो गए, 74, 75, 77 और 78। इन 4 आर्टिकल्स में प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। लेकिन आज तक मोदी जी को देखें तो मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं और 20वें नंबर पे बने हैं। इनसे पहले 19 यानी सीक्वेंस में देखते हैं तो 19 प्रधानमंत्री पहले रह चुके हैं, मोदी जी दूसरी बार है। तो लोकसभा में राज्यसभा से 4 प्रधानमंत्री रहे हैं। सबसे पहले देखिए इंदिरा गांधी जी राज्यसभा से थी, देवगौड़ा राज्यसभा से थे, गुजराल राज्यसभा से थे और मनमोहन जी भी 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं देश के मोदी जी से पहले, तो वो भी राज्यसभा से असम से बिलोंग करते थे। अब संविधान में लिखा गया है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेंगे, लेकिन राज्यसभा के जो सांसद हैं उनको कैसे प्रधानमंत्री बना दिया गया है। तो इसमें ऐसा है, लोकसभा में अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और राज्यसभा में जो सांसद है उसके दल ने स्पष्ट बहुमत या ज्यादा सीटें प्राप्त की है, तो इस वजह से राज्यसभा का जो सदस्य हैं वो भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ना निर्वाचित होते हैं, ना ही मनोनीत होते हैं। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई है राष्ट्रपति के द्वारा। 75 में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री के परामर्श से ही प्रधानमंत्री जी परामर्श देंगे या सूची आवंटित करते हैं कुछ नामों की। प्रधानमंत्री के परामर्श या सलाह से ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इसका उल्लेख भी 75 में किया गया है। अगर हम प्रधानमंत्री की योग्यताओं की बात करें तो योग्यताओं में ये कह सकते हैं कि संसद के सदस्य की योग्यताएं होती है वही योग्यताएं प्रधानमंत्री की होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होता है, एक सांसद के रूप में चुनकर आता है। तो लोकसभा से चुनकर आते हैं, तो लोकसभा की जो उम्मीदवार की योग्यताएं होती है वो हो, और राज्यसभा से है तो राज्यसभा का सदस्य बनने की जो योग्यताएं हैं वो होना अनिवार्य है। अब प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात करें, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है
इसलिए इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष हुआ। अगर वो राज्यसभा से हैं, जैसे मनमोहन जी थे, इंदिरा गांधी जी देवगौड़ा गुजरात थे, तो भी इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में 5 वर्ष का ही रहेगा। तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके अलावा जब तक इनको लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है, तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। 5 वर्ष से पहले भी अगर इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है या विश्वास मत में इनकी हार हो गई है, तो इनको त्याग पत्र देना होता है। और अगर प्रधानमंत्री जी अपना त्याग पत्र देते हैं, तो प्रधानमंत्री के त्याग पत्र के साथ साथ संपूर्ण मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाएगा। ये पूरी मंत्री परिषद का त्याग पत्र प्रधानमंत्री के त्याग पत्र से माना जाएगा। किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो भी संपूर्ण मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाएगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और लोकसभा में जब तक इनको विश्वास मत प्राप्त है, तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य। क्या क्या प्रधानमंत्री के कार्य हैं? यानी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। और वर्तमान में देखें तो नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, और ये भी 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इस तरह से इनका कार्यकाल काफी लंबा रहा है। तो प्रधानमंत्री के कार्यों या शक्तियों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री की जैसे ही नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जैसे ही नियुक्ति होती है, तो प्रधानमंत्री सूची बना के राष्ट्रपति को देते हैं। उस सूची में व्यक्तियों के, मंत्रियों के नाम होते हैं। उन मंत्रियों को राष्ट्रपति मंत्री पद पे नियुक्त करते हैं, और इनको शपथ दिलवाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। जितने भी मंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं शपथ दिलवाने के लिए, तो राष्ट्रपति के नाम से शपथ लेते हैं। शपथ 2 तरह की होती है मंत्री की, पद व गोपनीयता। यानी एक तो अपने पद की शपथ लेंगे, दूसरी लेंगे जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सारे कार्य गोपनीय रखे जाएंगे। तो मंत्री परिषद का जैसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, सबसे पहले सबसे जो बड़ा काम होता है वो होता है मंत्री परिषद का निर्माण करना। तो ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। प्रधानमंत्री जिसको चाहे मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। मंत्री नियुक्त हो गया है और वो संसद का सदस्य नहीं है, तो 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है, वरना वो मंत्री पद रिक्त हो जाएगा। तो 6 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर मंत्री बन गया है तो 6 महीने के अंदर अंदर वो संसद का सदस्य बन जाए। संसद का सदस्य नहीं है तो राज्यसभा से, यानी राज्यसभा के एवरी 2 ईयर आफ्टर इलेक्शन होते हैं, तो राज्यसभा का सदस्य वो इजी गोइंग में बन सकते हैं। तो पहला काम हो गया मंत्री परिषद का गठन करना। दूसरा काम होता है कार्यों का आवंटन करना। कार्यों का आवंटन जैसे ही मंत्री परिषद का गठन हुआ, जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, उसके बाद इन्होंने मंत्री परिषद का गठन किया। तो इनकी एक होता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में तो प्रेजेंट में देखें तो 57 मंत्री है। एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को मिलाकर 25 टोटल मंत्री 25 है। ये जो मंत्रिमंडल है इसको कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। मंत्रिमंडल का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया है, केवल मंत्री परिषद का उल्लेख मूल संविधान में किया गया है।
ये जो मंत्रिमंडल है इसका उल्लेख एक जगह मिलता है, अनुच्छेद 352। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल। हमारे देश में आज तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी 1975 में, तो असंतोष के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो उस समय मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द ऐड किया गया। 44वां संविधान संशोधन हुआ और उस संशोधन के तहत ये मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगाया जाएगा तो मंत्रिमंडल लिखित में सूचना देगी राष्ट्रपति को, उसके बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो इस मंत्रिमंडल का केवल एक जगह उल्लेख किया गया है और वर्तमान में 25 सदस्य हैं। और मंत्री परिषद का अगर देखें तो मंत्री परिषद में 57 मंत्री हैं। इस मंत्रिमंडल को यानी मंत्री परिषद को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आगे देखेंगे हम। इसके अलावा यानी कार्यों का आवंटन करना, किसको कौन सा मंत्री पद देना है, वो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। उसके बाद मंत्रियों को विभिन्न पद आवंटित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के पद यानी पोस्ट चेंज भी कर सकते हैं, किसको कौन सा मंत्री बनाना है, और बनाने के बाद भी इनके जो विभाग है उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। यानी स्पष्ट बहुमत जिनको मिल गया है वो प्रधानमंत्री है और लोकसभा में बहुमत दल के नेता है। तो बहुमत दल के नेता होने के कारण जो भी कार्य होते हैं वो इनके अंडर में ही किए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच एक संबंध स्थापित कर्ता के रूप में भी ये कार्य करते हैं। यानी मीडिएटर के रूप में ये कार्य करते हैं। मंत्री परिषद के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उनकी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा जितनी भी नियुक्तियां होती है राष्ट्रपति के नाम से, वो सारी नियुक्तियां में परामर्श प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के परामर्श से ही राष्ट्रपति विभिन्न पदों पर जैसे राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श से ही सारे कार्य करते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे अधिक या सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहा है। तो प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू जी। सबसे लंबे कार्यकाल की बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा है। 1947 से 1964 तक ये अपने पद पर रहे और पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी और सबसे कम उम्र और सबसे अधिक बहुमत की बात करें वो मिला था राजीव गांधी को। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी और इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। सबसे ज्यादा बहुमत राजीव गांधी को मिला था और सबसे कम उम्र के ही प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा सबसे कम समय तक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है तो अटल बिहारी जी वाजपेयी की 13 दिन तक सरकार रही थी। लोकसभा में बहुमत नहीं मिलने के कारण 13 दिन में ही
इनकी सरकार गिर गई थी। 11वीं लोकसभा थी। 11वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पद पर रहते हुए किन किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई थी? नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी की भी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। और नेहरू जी की अगर बात करें तो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको 2 देशों की नागरिकता मिली हुई थी, एक इंग्लैंड और दूसरा इंडिया। 2 देशों से नागरिकता नेहरू जी को मिली हुई थी। इस तरह से हमने देखा प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, और लोकसभा में जब तक प्रधानमंत्री को विश्वास मत प्राप्त है तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा। केवल प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र नहीं देंगे। और अगर पद पर रहते हुए किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो मंत्री परिषद यानी मंत्रिमंडल मंत्री परिषद बनेगी। लोकसभा का दोबारा से चुनाव नहीं होगा। बहुमत दल का जो नेता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। मंत्रियों का दोबारा से मंत्रियों में विभागों का दोबारा से आवंटन किया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा प्रधानमंत्री की और जो वास्तविक शक्तियां हैं देश की, एक नाममात्र की होती है, एक वास्तविक होती है। वास्तविक जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में ही निहित होती है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास केवल नाम मात्र की शक्तियां होती है। जितने भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं वो सभी कार्य प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के परामर्श से ही किए जाते हैं। और हमारे देश में उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो संसदीय शासन प्रणाली में हमारे यहाँ भारत में उप प्रधानमंत्री भी बनाया जाता है। और आज तक हमारा देश आजाद हुआ वहां से लेकर आज तक अगर देखें तो 7 उप प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उनका प्रमुख कार्य होता है जब प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं, बीमार हो गए हैं, किसी कारणवश नहीं आए हैं, तो वो उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के कार्य करते हैं। और इनके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये कैबिनेट मंत्री होता है उसके बराबर इनका पद होता है। अब देखेंगे हम मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की क्या भूमिका है, मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है। मंत्री परिषद को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। मंत्री परिषद का अनुच्छेद 74 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होगा। ये उल्लेख किया गया है आर्टिकल 74 में। मंत्री परिषद की अगर बात करें तो मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान में किया गया है। संविधान में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। और मंत्रिमंडल इसको कैबिनेट भी बोलते हैं, इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया है। ये बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। मंत्री परिषद जो है इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है और इसका आकार छोटा होता है। वर्तमान में अगर बात करें तो मंत्री परिषद में मोदी जी की मंत्री परिषद है, उसमें 57 मंत्री हैं। और कैबिनेट की अगर बात करें तो कैबिनेट में प्रधानमंत्री को ऐड करने के बाद 25 मंत्री हैं।
पहले मंत्री परिषद का आकार निश्चित नहीं किया गया था और संशोधन हुआ हमारे संविधान में 91 संविधान संशोधन 2003 में। इसके तहत मंत्री परिषद का आकार डिसाइड कर दिया गया, फिक्स है, 15% से अधिक नहीं होगा। यानी जितने भी जो सदस्य हैं उनका 15% ही मंत्री बनाए जाएंगे। कैबिनेट जो मंत्री है, कैबिनेट इसका आकार बड़ा होता है, इसका छोटा होता है। कैबिनेट जो मंत्री है इनके पास मुख्य विभाग होते हैं, जैसे वित्त विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, गृह मंत्रालय। इस तरह से मुख्य जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सारे डिपार्टमेंट कैबिनेट के पास होते हैं। मंत्रियों की अगर बात करें तो मंत्रियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है यानी मंत्री परिषद में ये तीनों आएंगे, कैबिनेट, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। कैबिनेट के पास मुख्य विभाग होते हैं। एक विभाग या इससे अधिक विभाग भी कैबिनेट मंत्री को दिए जा सकते हैं। राज्य मंत्री को कोई विशेष विभाग दे दिया जाता है और उप मंत्रियों के पास कोई विभाग नहीं होता है, ये केवल एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो कैबिनेट की अगर बात करें तो वित्त विभाग मान लीजिए, रक्षा विभाग है, ऐसे विभाग कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं। और नीतियों का जो निर्धारण किया जाता है, नीतियां बनाई जाती है, ये इनके द्वारा ही बनाई जाती है। कैबिनेट की अगर बैठक हो रही है तो उसमें प्रधानमंत्री जी राज्य मंत्री को भी बुला सकते हैं। उस राज्य मंत्री को बुलाएंगे जिसके विभाग से संबंधित कोई विशेष चर्चा हो रही है। बाकी कैबिनेट मंत्री ही जो बैठकें होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं और अध्यक्षता के जो नियम बनाए जाते हैं यानी नीतियां बनाई जाती है वो कैबिनेट के द्वारा ही बनाई जाती है। उप मंत्री एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये मंत्री परिषद में आते हैं। और मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही आएंगे। इस तरह से मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में जो डिफरेंस है वो हमें पता लगता है। इसके अलावा हम देखें तो मंत्री परिषद का मुख्य कार्य क्या है। मंत्री परिषद के जो गठन की प्रक्रिया है या मंत्री परिषद जो नियुक्त की जाती है वो तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। इनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं और ये शपथ लेते हैं पद व गोपनीयता की। अब आगे देखते हैं इनके क्या क्या कार्य हैं, मंत्री परिषद के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या कार्य मंत्री परिषद के द्वारा किए जाते हैं। मंत्री परिषद यानी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्री परिषद में होंगे। अब मंत्री परिषद को काम क्या क्या करना है, नीति बनाना, नीतियों का निर्धारण करना, मंत्री परिषद के द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाता है। जितने भी नियम बनाए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं कार्य करने के लिए, वो सारे मंत्री परिषद के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और नियुक्तियां जो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, उन नियुक्तियों में भी मंत्री परिषद के परामर्श से ही वो नियुक्तियां होती है। और कार्यपालिका कार्यपालिका अगर कह सकते हैं तो वो भी हम कहेंगे मंत्री परिषद को। कार्यपालिका की सर्वोच्चता वो मंत्री परिषद है। कार्यपालिका की जो सर्वोच्चता है वो मंत्री परिषद में ही निहित होती है। यानी जितने भी कार्य किए जाते हैं वो मंत्री परिषद के द्वारा ही किए जाते हैं। विदेशी जो समझौते होते हैं, संधियां की जाती है,
उनमें भी परामर्श राष्ट्रपति, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री से ही परामर्श लेने के बाद विदेशी संधियां और समझौते करते हैं। इसके अलावा मंत्री परिषद कानून का निर्माण करना है, वो भी मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से मंत्री परिषद का गठन प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री जिसे चाहे उसे मंत्री बना सकते हैं और मंत्री बनाने के बाद उसका विभाग भी परिवर्तित कर सकते हैं, उसे उसके पद से भी हटा सकते हैं। कहने को तो ऐसा है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहती है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकते हैं अगर प्रधानमंत्री परामर्श दे तो। इस तरह से आज हमने देखा प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होते हैं, प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां हैं और मंत्री परिषद को कैसे, मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है, मंत्री परिषद को क्या क्या पावर्स मिले हुए हैं। जितने भी काम किए जाते हैं शासन से संबंधित देख लो, विदेश नीति से संबंधित है, कार्यपालिका से संबंधित हो, सारे कार्य मंत्री परिषद के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के द्वारा ये निर्धारित किया गया है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो राष्ट्रीय आपातकाल भी राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श से ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे। अगर मंत्री परिषद लिखित में परामर्श देती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं।